तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लगभग 3000 साल पहले आयरन जो होता है ना बेटा, जिसे हम लोहा कहते हैं, उस आयरन का इस्तेमाल लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, है ना। और इसके जो आयरन के जो भंडार हैं, यानी कि आयरन के जो माइंस हैं, उसका सबसे बड़ा जो कलेक्शन है, यानी कि आयरन कहाँ पर पाया गया सबसे ज्यादा मात्रा में, वो आपको याद हो मैंने मेगालिथ्स पढ़ाए थे, है ना। जिन बरियल साइट्स होती थी उन्हें मेगालिथ्स कहा जाता था। तो मेगालिथिक जो बरियल्स थे, सबसे ज्यादा कलेक्शन आयरन का वहीं पर मिला है। ठीक है। अब आयरन को पहले प्रोसेस किया जाता था, यानी कि जो भी होता था पहले वो रॉ आयरन होता था, फिर उसको वो फिनिश करते थे और फिर अपने जो भी वेपन्स होते थे ना, हथियार हथियार बनाने के काम में भी लेते थे और एग्रीकल्चर के काम में भी लेते थे। तो क्योंकि एग्रीकल्चर में कैसे काम में लेते थे आयरन को, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है बेटा, प्लव्स, हल जिसे हम कहते हैं, जिससे खेतों को जोता जाता है। तो पहले वो वुडन प्लव्स होते थे, अब आयरन प्लव्स होने लग गए, है ना। तो इस चैप्टर में हमने ये चीज सीखी है कि आयरन का जो इस्तेमाल है वो आज से 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ, जिसमें वो लोग आयरन के टूल्स भी बनाने लगे और आयरन की मदद से उन्होंने काफी एक्सेस एक्सेस का मतलब होता है कुल्हाड़ियां कुल्हाड़ियां भी बनाई और प्लफ भी बनाए, हल भी बनाए। और उन कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था फॉरेस्ट को क्लियर करने में, क्योंकि बेटा पहले रास्ते तो होते नहीं थे, है ना, रोड्स वगैरह होती नहीं थी। तो उन रोड्स को कैसे बनाया जाए, तो जंगलों को, उनमें से पासेज जो उनके रास्ते होते थे उन्हें लकड़ियों को काटा जाता था, जो झाड़ियां होती थी उन्हें हटाया जाता था और फिर रास्ता बनाया जाता था। और जो प्लफ्स होते थे, जो आयरन के बनाए हुए जो हल हैं, प्लफ हैं, उनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होने लगा। तो वुड की कंपैरिजन में आयरन क्या है बेटा, धरती के बहुत अंदर तक जाता है, यानी कि आयरन काफी ज्यादा सॉलिड होता है, मतलब सख्त होता है वो, है ना, एज कम्पेयर टू वुड। तो वो जितना अंदर जाएगा उतना ही सीड भी अंदर जाएगा, तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ा बेटा, तो इरिगेशन भी धीरे धीरे और ज्यादा फैलता चला गया। इस वजह से हुआ क्या, जितनी भी कैनाल्स थी, यानी कि इरिगेशन को और अच्छे से फैलाने के लिए कैनाल कैनाल का मतलब क्या होता है, कैनाल्स जो होती है ना, जैसे नहर नहर को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा कैनाल्स। तो जितनी नहरें बनाई गई, कुएं नए नए बनवाए गए, टैंक्स बनाए गए, है ना, लेक्स बनाई गई, ताकि इनमें जो पानी स्टोरेज होता है या इनमें जो पानी होता है उसकी मदद से और ज्यादा इरिगेशन किया जा सके। ठीक है। अब धीरे धीरे ये सारे काम गांवों में वगैरह में स्टार्ट हुए। अब गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग उस समय पर फार्मर्स ही होते थे। मैं कहां पर बात कर रहा हूँ बेटा, इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है। तो हु लिव्ड इन द विलेजेस, तो गांव में रहने वाले लोगों को एक तो साउथ इंडिया में अलग नामों से जाना जाता था और नॉर्थ इंडिया में अलग नामों से जाना जाता था। तो अगर हम तमिल रीजन यानी कि साउथ इंडिया की बात करें, तो साउथ इंडिया में जो लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, लार्ज लैंड ओनर्स का मतलब क्या है, जो बड़े जमींदार होते हैं, उन्हें कहा जाता था बेटा वेल्लरर। क्या कहते थे हम, वेल्लरर। और जो ऑर्डनरी प्लफमैन है ना, ऑर्डनरी प्लफमैन मतलब जिसके पास थोड़ी बहुत 1-2 बीघा जमीन है, उसे कहा जाता था उजावहर। और लैंडलेस लेबरर्स यानी कि वह पर्सन्स जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, जो दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता था कड़ेसियार। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्लेव्स भी होते थे, है ना, अधिमई, है ना, स्लेव्स कहे या अधिमई कहे एक ही बात है। ठीक है। अब यही नाम जब नॉर्थ इंडिया में आए ना बेटा, तो नॉर्थ इंडिया में ये चीजें बदल गई। नॉर्थ इंडिया में जो गांव का मुखिया होता था, यानी कि जो विलेज हेडमैन है, जो विलेज हेडमैन यानी कि गांव का जो मुखिया है, उसे कहा जाता था बेटा ग्राम भोजका। क्या कहते थे, ग्राम भोजका। और जो खुद के लिए खेती करते थे, है ना, जो खुद की जो थोड़ी बहुत जिनकी जमीन होती थी, उन व्यक्तियों को कहा जाता था गृहपति, है ना। और जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती थी, जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, यानी कि मैन एंड वीमेन विदाउट लैंड,
उन्हें कहा जाता था दास या फिर कहा जाता था कर्मकारा, दास या फिर कर्मकारा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब इधर की तरफ आते हैं हम, है ना? क्राफ्ट्स की बात कर लेते हैं, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स की बात कर लेते हैं। तो उस समय पर एक कंसेप्ट डेवलप हुआ था बेटा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ श्रेणीज की। ठीक है, तो श्रेणीज का कंसेप्ट जो है वो क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन से ही जुड़ा हुआ है बेटा। तो श्रेणीज हैं क्या? श्रेणीज बेटा एक तरह की एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं इस जगह पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, तो श्रेणीज हैं क्या? एक तरह की एसोसिएशन है। किसकी एसोसिएशन है? एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप, समूह। किसकी, किसका ग्रुप है वो? क्राफ्ट पर्सन्स का है और मर्चेंट्स का है। ठीक है, तो द एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट इज नोन एज श्रेणीज। क्या क्या काम करती है, क्या फंक्शन है इसके? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उन्हें काम कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग देते हैं। प्रोकरिंग रॉ मटेरियल्स, यानी कि उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाने के लिए, फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल देते हैं। फिर जब वो रॉ मटेरियल बन के तैयार हो जाते हैं, जो फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार हो जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाजार में बेचने में उन्हें मदद करते हैं। इसके अलावा श्रेणीज का और क्या फंक्शन है? दे एक्ट एज बैंक्स ऑल्सो। बैंक मतलब जहां पर हम पैसे जमा कराते हैं और जरूरत पड़ने पर लोन लेते हैं, तो श्रेणीज बैंकों का काम भी करती थी कि जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे वो अपनी सेविंग्स को, और जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे वो अपनी सेविंग्स को वहां पर जमा कराते थे, और जब जरूरत पड़ती थी तो लोन के रूप में उन्हें काम में भी लेते थे। ठीक है, तो ये भी एक बात है क्राफ्ट पर्सन्स को लेकर। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ सिटीज की भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे मथुरा जैसे एक सिटी है ना? तो मथुरा की बात करेंगे, तो मथुरा सिटी की खास बात यह है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनके ऊपर ये लिखा हुआ है कि वहां पर रहने वाले लोगों में परफ्यूमर, परफ्यूमर मतलब जो परफ्यूम बनाने का काम करते हैं उन्हें परफ्यूमर कहा जाता है। वीवर्स भी रहा करते थे, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, है ना? और मथुरा को बताया जाता है कि इट वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानाज। कुशानाज बेटा एक एम्पायर का नाम है ना? जैसे मौर्य हुए ना, मौर्य एम्पायर हुए, गुप्ता एम्पायर हुई, है ना? उसी तरह से कुशानाज रूलर्स हुआ करते थे। तो उनकी राजधानी भी मथुरा को ही बताया जाता है ना? एज वेल एज इट वाज आल्सो डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर आल्सो, यानी कि धार्मिक स्थान के रूप में भी ये काफी प्रचलित हुआ, है ना? और ये बात कर रहे हैं हम आज से 2500 साल पहले की। ठीक है, इसके अलावा इन गांव में कुछ कॉइन्स वगैरह भी इस्तेमाल में आते थे, है ना? अब ये कॉइन्स होते थे बेटा पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स का मतलब क्या होता है? कि वो कॉइन किसी मेटल का बना हुआ रहता है, और उस राजा की जो इमेज होती है या राजा का जो धार्मिक चिन्ह होता है, उसके नेशन का जो चिन्ह होता है, वो उस कॉइन के ऊपर मार्क कर दिया जाता है, जिससे उस कॉइन को देखकर ये समझ में आता है कि ये किस राज्य का है ना? इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में रिंग वेल्स की। रिंग वेल्स यानी कि एक मिट्टी की एक गोल रिंग बनाई जाती है, और एक रिंग के ऊपर बेटा दूसरी रिंग को अरेंज कर दिया जाता है ना? जैसे आपने भी कई रिंग्स देखी होंगे, रिंग्स से हम खेलते भी हैं, है ना? तो मिट्टी की एक रिंग बनाई जाती है और उसी रिंग के ऊपर दूसरी रिंग को अरेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे करते करते वो रिंग्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते होते बड़े एक टैंक के रूप में बन जाती है। तो उन रिंग के टैंक का इस्तेमाल पानी भरने के काम में भी लिया जा सकता है, और एज ए टॉयलेट्स के रूप में भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन शहरों में खूब सारे स्कल्पचर्स भी हुए हैं, है ना? स्कल्पचर्स का मतलब होता है जैसे वो चीजें जो हम पत्थरों के ऊपर उनको आर्टिस्टिक मूर्तियां वगैरह जो बनाते हैं, दैट आर नोन एज द स्कल्पचर्स। इसके अलावा कुछ स्टोरीज भी हैं, है ना? यहाँ पर हम जातक कथाओं की बात करेंगे। अब जातक वर्ड में जातक मतलब होता है बेटा कॉमन पीपल। द स्टोरीज टोल्ड बाय द कॉमन पीपल आर नोन एज द जातकास, है ना? अब इनके बारे में हमें कैसे पता? इनके बारे में ऐसे पता है क्योंकि इन्हें बहुत सालों पहले जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, यानी कि बुद्ध धर्म को
मानने वाले जो साधु सन्यासी थे, उनके द्वारा लिखा गया था और उन्होंने इसे हिफाज़त से भी रखा था, सँभाल के रखा था। इसके अलावा यहाँ पर हम किस तरह से समुद्र में लोग ट्रैवल करते थे, सेलर्स सेलर्स यानी कि समुद्र के रास्ते जो ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, जहाज के रास्ते, उन्हें सेलर्स कहा जाता है। तो किस तरह से वो लोग यात्राएँ किया करते थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर बात करेंगे बेटा, यहाँ पर अरिकमेडु एक एक शहर है ना? मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके लिए? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? अरिकमेडु के लिए। तो एक समुद्र के किनारे का एक शहर है अरिकमेडु, वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई की, तब ये पता लगाया वहाँ पर कुछ रोम देश से लाए हुए लैंप्स वगैरह मिले और कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले उन्हें। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर रोम देश से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता होगा और वहाँ पर ऐसी जगह भी मिली है जहाँ पर बड़े-बड़े जहाज़ों को लाकर खड़ा भी किया जाता था, है ना? वो जगह मिली है उन्हें, आर्कियोलॉजिस्ट को। तो जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इन जगहों पर बड़े-बड़े जहाज़ आकर खड़े होते होंगे, जहाँ पर सामानों को रखा जाता होगा, मतलब यहाँ पर गुड्स को लोड किया जाता होगा, अनलोड भी किया जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अरिकीमेडु वाले ऑप्शन में पढ़ने को मिलेंगी। तो कल से बेटा हम ये वाला चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको बच्चों यहाँ